हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। यूजीसी नेट 2021 का पेपर लेते हैं सोशियोलॉजी। 81 नंबर का क्वेश्चन। Within the feminist movement, a wide and diverse range of the theories have emerged. Arrange this perspective in sequence. ठीक है, आपको ये बताना है कि जो नारीवादी आंदोलन में और उनके प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको सीक्वेंस वाइज आपको करना है। तो पहला जो अपन बात करते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म अप्रोक्स 80-40 के आसपास आया था। ठीक है, और ये क्या कह रहे थे कि उत्पादन के साधनों के साथ श्रम के संबंध में नारी की सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ, यानी कि आपकी सोशल जो स्टेटस है उसमें चेंज हुआ। ठीक है, फीमेल के अंदर। ओके, दूसरा आपका कह रहा है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ये तकरीबन 980 के आसपास अराउंड आया था, और ये क्या कह रहे थे, सभी महिलाएं एक वर्ग के रूप में शामिल करना ठीक नहीं होता है, उनकी एक क्लास होती है, क्योंकि सभी महिलाओं की समस्या अलग अलग होती है। जैसे कि आपकी एजुकेटेड गर्ल्स की जो है वो क्लास अलग हो गई है। ठीक है, आपकी वर्किंग क्लास अलग हो गई है, आपकी हाउसवाइफ वाली क्लास अलग हो गई है। ठीक है, इस प्रकार सभी क्लास अलग अलग होगी, और जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, तो सबको एक कैटेगरीज में नहीं रख सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में आपको ये कहा गया। थर्ड आपका ऑप्शन है लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी दृष्टिकोण। ये अराउंड 1830 के आसपास आया था, 1830 के आसपास। ये क्या कह रहे हैं कि इनको लीगल आपके राइट्स मिलने चाहिए थे। ठीक है, इनको लीगल राइट्स मिलने चाहिए थे, आपके वैधानिक अधिकार। तो इसके अंदर जो लिबरल फेमिनिज्म थी उसके अंदर एक सबसे बड़ा नाम आता है वॉलस्टोन का, वॉलस्टोन क्राफ्ट का नाम आता है। वो क्या कहता है, उनकी जो बुक है फेमस बुक, वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। ठीक है, और ये उन्होंने 1902 के अंदर लिखी थी वॉलस्टोन क्राफ्ट में। ठीक है, ब्लैक फेमिनिज्म लगभग 1977 के आसपास की कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या कहा था कि आपको आइडेंटिफाई मेंटेन करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको मेंटेन करनी है, यानी कि आपकी पहचान क्या है, आप किस क्लास को, किस लेवल को, क्या स्टेटस आप मेंटेन करते हो, वो आपको आइडेंटिटी मेंटेन करनी है। ब्लैक फेमिनिज्म ये था। और लास्ट आपका जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो 1960 के दशक के अंदर आया था। द फेमिनिन मिस्टेक, ये आपके बैडी फिटर ने लिखा था। लगभग 1965 के अंदर इनकी फेमस बुक आई थी द फेमिनिज्म मिस्टेक। ठीक है, बैडी फिटम ने लिखा था। और ये क्या कह रहे थे कि पितृसत्तात्मक के प्रभाव के कारण पुरुषों ने स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में अपने अधीन बना दिया है। जो रेडिकल था उग्र नारवादी, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पैट्रियार्की जो फैमिलीज थी, जहाँ पे पुरुष प्रधान हुआ करता था, आपके मेल डोमिनेंट हुआ करता था, वो फीमेल को अपने अधीन बना लिए करते थे। ठीक है, ये आपके रेडिकल फेमिनिज्म था। अब इनको एज अ सीक्वेंस वाइज अपन देखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सबसे पहले लिबरल, यानी कि सी। उसके बाद आ रहा है आपका मार्क्सिज्म, देन आपके आ रहा है रेडिकल सोसाइटी, रेडिकल फेमिनिज्म उग्रवादी, और उसके बाद ब्लैक फेमिनिज्म, एंड लास्ट में आपका आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि आपके इस प्रकार का सीक्वेंस बन रहा है, जो कि बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। गॉट इट? 82 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शनलिज्म इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे हैव कंट्रीब्यूट। उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं उनको आपको सीक्वेंस वाइज बताना है। सबसे पहले बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन की। इनका जन्म जो हुआ था 1981 के अंदर हुआ था, जनवरी में। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1995 के अंदर हो गई थी यूके में। ठीक है, ये यूके के अंदर पैदा हुआ थे और 1995 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। दूसरा आपके जो मॉडलिस्ट हैं मेलनोवस्की, उनका जन्म हुआ था 1984 के अंदर, 1884 के अंदर, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1942 के अंदर हुई थी, और इनका जो जन्म हुआ था वो पोलैंड में हुआ था। ठीक है, इमाइल दुर्किन को आप जानते हैं, प्रकार्यवादी रहे हैं ये सबसे बड़े।
इनका जन्म हुआ था सन 1858 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1917 के अंदर। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। ठीक है। आपके आर के मार्टन का जन्म हुआ था लगभग 1910 में और इनकी जो डेथ हुई है वो 2003 के अंदर हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूएसए में। टालकर पार्सन्स की बात करते हैं। पार्सन्स का जन्म हुआ था 1902 में और इनकी डेथ हुई 1979 के अंदर और इनका भी बोर्न एरिया है जो है यूएस। ठीक है। तो अब इनको सीक्वेंस वाइज अपन सेट कर सकते हैं। चलो सेट करते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड CBAED। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अरेंज द राइटिंग ऑफ द दुर्खीम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको दुर्खीम की किताबों के नाम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले जो उनकी बुक है मोरल एजुकेशन, ये लिखी गई थी 1973 में। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी लिखी गई थी 1983 में। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में। द सुसाइड लिखी गई थी 1897 में। एंड द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ लिखी गई थी 1912 में। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल सेट करना है तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 80, 93, B, C, D, E और A। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 लेते हैं। अरेंज द वर्ण आश्रम ऑफ द हिंदू वे ऑफ लाइफ इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आता है आपका गृहस्थ आश्रम। तो अपन इसको सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम जो 0 से 25 ईयर के ईयर में होता है। ठीक है, दूसरा आपका जो आश्रम आएगा वो आएगा गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 साल की उम्र के अंदर निभाया जाता है। थर्ड आपका आएगा संन्यास आश्रम जो 50 से 75 साल की उम्र के अंदर होता है। एंड लास्ट में आपका आता है वानप्रस्थ आश्रम जो कि 100 साल तक उम्र तक निभाया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के जीवन को हम लगभग 100 ईयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है CABD। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85। द एक्सचेंज थ्योरी वाज प्रपोनेंट एंड द एडवांस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। किस प्रकार के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया, प्रोपोनेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है देखो एक्सचेंज थ्योरी में, वो नाम आपका आता है G. हॉमन्स का। ये इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, सबसे पहले एक्सचेंज थ्योरी किसने दी? G. हॉमन्स ने दी। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसको आगे किसने बढ़ाया? इसको आगे बढ़ाया मेलनोव्स्की और पीटर ब्लाउ ने। ठीक है, मेलनोव्स्की और पीटर ब्लाउ ने इसको आगे बढ़ाया। पार्सन्स और रेडक्लिफ ब्राउन का एक्सचेंज थ्योरी में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ABD आएगा। गॉट इट। 86 नंबर का जो क्वेश्चन करते हैं, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में देखना है। अकॉर्डिंग टू ए वॉन गैनेव, अ डायरेक्ट राइट टू ए कोर्स एज ए स्पेल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वॉन गैनेव के अनुसार जो आपके डायरेक्ट अनुष्ठान होते हैं, डायरेक्ट राइट होती है, वो अभिशाप और घटना अवधि होता है, स्पेल होता है। दूसरा आपका क्या कह रहा है स्टेटमेंट, डायरेक्ट राइट्स आर द डिजाइन टू प्रोड्यूस रिजल्ट इमीडिएटली विदाउट इंटरवेंशन बाय एनी आउटसाइड एजेंट। वो क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष अनुष्ठान किसी बाहरी अभिकर्ता के हस्तक्षेप के बिना तत्काल परिणाम की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के जो रिचुअल्स किए जाते हैं, जो राइट्स किए जाते हैं, वो आपको सडन रिजल्ट चाहिए होता है, उसके बिहाफ पे किए जाते हैं। तो वॉन गैनेव क्या कहना चाह रहे हैं, तो इनमें से जो उपयुक्त कथन है वो आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू वॉन गैनेव, ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 86 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1। 87 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल असर्शन एंड द सेकंड लेवल ऑफ रीजन आर। पहला असर्शन आपका जो कथन कह रहा है वो क्या कह रहा है, एराडिटिक पॉवर्टी इज द एड्स फॉर्म इंक्लूडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी टू ए ग्रेटेस्ट ग्लोबल चेंज। क्या कह रहा है कि जो एराडिटिक पॉवर्टी होती है, बहुत ज़्यादा जो गरीबी होती है, वो सभी प्रकार की निर्धनता को दूर करने के लिए चुनौती होती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गरीबी होगी, उसे निर्धनता को दूर करने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि कारण इट इज़ ए इंडिसिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये सतत विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता होती है। देखो,
विकास कैसे होएगा, सस्टेनेबल का डेवलपमेंट कैसे होएगा, ताकि व्यक्ति का हर प्रकार का डेवलपमेंट हो, आपका इकोनॉमी, आपका सोशल, आपका पॉलिटिकल, आपका एजुकेटिव, सभी प्रकार के डेवलपमेंट अगर आपके होते हैं तभी तो आप किसी का सस्टेन डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपके पॉवर्टी नहीं होगी। इसका मतलब दोनों कथन आपके सही है, ए आर और बी कथन आर राइट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये दोनों कथन आपके सही हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वही दो स्टेटमेंट है आपका, पहला आपका असरेशन एंड दूसरा आपका रीजन है। असरेशन क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी हैज बिकम अ ग्लोबल फोर्स while it has become widespread but is not well with this political system and is got into some difficulties almost everywhere। ठीक है, लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है जो व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इस जगह इस व्यवस्था में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ ही जाती हैं। और क्यों आ जाती है कठिनाइयाँ? फॉर दिस फेलियर इट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशन itself that to be blamed, it is a way it has work or the way of working it has destroyed and the manipulated by those on power। ये क्या कह रहा है, इस व्यवस्था विफलता के लिए संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस विधि में इसने कार्य किया है या जिस विधि में इसके कार्यकरण के धारियों को तोड़ा मरोड़ा गया है वह छल योजना आपको उपयोग किया गया। देखो, समझने वाली बात होती है, लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी में बिल्कुल आपके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट आपको हर एक चीज़ पता होती है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, आपको यहाँ का यहाँ दिख रहा होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें आप छल नहीं कर सकते किसी प्रकार का, ठीक है। और राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है या बुरा चल रहा होता है या कोई कठिनाइयाँ आ रही होती है तो वो जनता को भी पता लगती है और गवर्नमेंट को भी पता लगती है कि जनता को किस प्रकार की कठिनाइयाँ फील हो रही है। तो इस वाली व्यवस्था, ये जो व्यवस्था हो रही है, इसको दोष नहीं दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। इस वाले दो स्टेटमेंट्स में ये कह रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ आर ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। 89 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट 1, सम मेजर कॉन्सेप्ट आर द अप्रोच अबाउट सोशल चेंज इन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड एज अ संस्काराइजेशन एंड द वेस्टर्नाइजेशन। जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट है, बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें संस्काराइजेशन एंड पश्चिमीकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है साहब, किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? द टर्म संस्काराइजेशन वाज यूज्ड बाय एम एस श्रीनिवास डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। क्यों किया जा सकता है कि संस्कृतिकरण का उपयोग श्रीनिवास ने किया? बिल्कुल सही बात है, श्रीनिवास ने किया है। ने भारतीय संरचना में संरचनात्मक रूप परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया है, बिल्कुल किया है, परंतु पश्चिमीकरण के बारे में तो चर्चा की ही नहीं है इन्होंने सिर्फ संस्कृतिकरण, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो अधूरा है आपका, ठीक है, इसलिए इसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ए इज करेक्ट, पर सेकंड जो ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट हाँ आर गलत है। आर गलत इसलिए क्योंकि उसने पश्चिमीकरण के बारे में कोई चर्चा नहीं करी है और उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जाति की संरचना में, संस्काराइजेशन में संरचना परिवर्तन ना होके उसके संगठन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन आएगा 89 नंबर। 90 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू शुद्ध द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे लाइफ इज नॉट परमिटेड बाय द एपोक ऑफ द नेचुरल एटीट्यूड, ठीक है। ये क्या कह रहा है? शुद्ध के अनुसार प्राकृतिक अभिव्यक्ति के कारण दैनिक जीवन में दुनिया पारंगम नहीं होती है। इज नॉट, यहाँ पे नॉट शब्द आ रहा है जो गलत आ रहा है, क्योंकि शुद्ध का जो एपोक एटीट्यूड था वो लाइफ वर्ल्ड का था। वो क्या कह रहे थे? पूरी दुनिया के अंदर लाइफ वर्ल्ड होता है ना, पूरी दुनिया एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी घटना होती है उसके हिसाब से व्यक्त करती है अपने आप को। तो पूरी दुनिया एक वर्ल्ड है, संसार है, जिसको कि अपन दैनिक जीवन में निभा सकते हैं। नॉट नहीं आएगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल द ऑब्जेक्ट एंड द सोशल वर्ल्ड आर कॉन्स्टिट्यूट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ द फॉर्मेलिटीज एंड द प्री एक्यूलाइनशिप, ठीक है। सामाजिक दुनिया की सभी व्यवस्थाएं सुविज्ञता और पूर्व परिचकता के ढांचे के भीतर बनती है, बिल्कुल बनती है। सोशल वर्ल्ड जो बनेगा वो लाइफ वर्ल्ड जो मैंने आपको कहा था सेम चीज़ है, उसी के अंदर बनती है और उसी से हमारे ट्रांसपेरेंसी आती है, तभी हम फिनोमोलॉजी यूज़ कर पाते हैं कि जो घटना है वो एज इट इज़ हम बता पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए इज ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ राइटिंग के हैं दोस्तों, तो पैराग्राफ राइटिंग में आप पढ़ लीजिए और इसको अपन बाद में अलग ग्रुप के अंदर डिसाइड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्टअप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।